सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी 11 में। मैं हाजिर हूँ नदीम आपके साथ आज फिर से फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी इस्टेब्लिशेस पावर क्लास 8 के मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पार्ट 11 के साथ। जी हाँ, जैसा कि हमने पार्ट 1 to 10 आपसे शेयर किया है, एक बार फिर से रिकैप करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे हम लोग के प्रीवियस पार्ट्स में आपके साथ डिस्कशंस किए थे। तो आइए पहला हम देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था हम लोगों ने। डेथ ऑफ औरंगज़ेब देखा था। जी हाँ, डेथ ऑफ औरंगज़ेब के साथ वीक रूलर्स आफ्टर औरंगज़ेब, और उसके बाद डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर पर बात की थी, और फिर फॉर्मेशन ऑफ रीजनल किंगडम्स और एंड ऑफ मुगल एम्पायर यानी 1857 की बात की थी। फिर उसके बाद जब हम के आगे आए पार्ट टू में, तो पार्ट टू में हमने आपके साथ डिस्कशन किया था फॉर्मेशन ऑफ EIC, गेटिंग चार्टर, उसके कमिंग ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स एंड कंपनीज, राइवलरीज एंड कॉजेज ऑफ राइवलरीज एंड रिजल्ट्स आफ्टर राइवलरीज। ये हमने देखा था कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज किस तरह से आए और किस तरह से एक दूसरे से इसमें राइवलरीज हुई। फिर उसके बाद पार्ट थ्री में हम आपके साथ डिस्कशन किए और हमने देखा कि किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्री इन बंगाल हुआ, और फिर ट्रेडर्स जिसको हम लोग फैक्टर्स कहते थे वो वो किस तरह से यहाँ पर अपना काम शुरू किए, और फिर सेटलमेंट ऑफ मार्चेंट नियर फैक्ट्री ये कैसे हुआ, और फिर एक्टिविटीज़ ऑफ EIC एंड रेस्ट्रिक्शंस अप्लाइड बाय द नवाब्स ऑफ बंगाल एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। उसके बाद यही कॉन्फ्लिक्ट जो कल्मिनेशन ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी में होता है, ये पार्ट थ्री में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। जी हाँ, फिर हम नेक्स्ट में आते हैं और देखते हैं कि हम पार्ट फोर में क्या डिस्कशन किए। पार्ट फोर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जब सिराजुद्दौला अली वर्दी खान से अपना ये सक्सेशन के रूप में नवाब बने, तो उसके बाद इन्होंने इनके इसमें क्या हुआ, इंटरफेरेंस ऑफ EIC इन पॉलिटिकल मैटर्स हो गए। सिराजुद्दौला सक्सेस टू कैप्चर कासिम बाजार, कलकत्ता फोर्ट, फिर कमिंग ऑफ लॉर्ड क्लाइव होता है, रॉबर्ट क्लाइव, और फिर बैटल ऑफ प्लासी होता है। ये पार्ट फोर में हम लोगों ने जाना था। और फिर आते हैं पार्ट फाइव में। पार्ट फाइव में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था वो था मीर जाफ़र, मीर कासिम एंड इंग्लिश, द डेथ ऑफ मीर जाफ़र एंड चेंजेज इन पॉलिसी ऑफ EIC। फिर हम लोगों ने दीवानी ऑफ बंगाल, उसके बाद स्टॉपेज ऑफ आउटफ्लो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन से आउटफ्लो गोल्ड का होना बंद हो गया, अब वो इंडिया से आउटफ्लो होगा गोल्ड एंड सिल्वर। जी हाँ, फिर उसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया एंड इट्स यूजेस, कि रेवेन्यू इंडिया के रेवेन्यू से किस तरह से इन लोगों ने अपना यूज़ किया। ये पार्ट फाइव में हम लोगों ने जी हाँ डिस्कस किया। उसके बाद आते हैं पार्ट सिक्स में। जो हम लोगों ने पार्ट सिक्स में के डिस्कशन किया वो देखते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव और उसके बाद एक्सपेंशन पॉलिसी ऑफ EIC, ब्रिटिश रेजिडेंट्स और सब्सिडरी अलायंस पर हम लोगों ने बात की थी। फिर उसके बाद हम लोग शॉर्ट में क्या यहाँ पर ले लेते हैं एंग्लो मैसूर वार। एंग्लो मैसूर वार, कितने एंग्लो मैसूर वार हुए ये आप लोग खुद जान रहे हैं। जी हाँ, 4 एंग्लो मैसूर वार हुए। और फिर उसके बाद पार्ट 8 में हम लोगों ने डिस्कस किया एंग्लो मराठा वार। जी हाँ, पार्ट 8 में एंग्लो मराठा वार के बारे में। जी हाँ, 3 एंग्लो मराठा वार हुए। और फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया ब्रिटिश पारामाउंसी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। जी हाँ, ब्रिटिश पारामाउंसी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। जी हाँ, फिर उसके बाद जो पार्ट 10 में आकर के हम लोगों ने न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप पर बात की। न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप यानी जिसमें हम लोगों ने देखा कि कलेक्टर का रोल क्या हो गया, उसके बाद फिर जुडिशरी किस तरह से काम किया। और फिर पार्ट 11 में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द कंपनी आर्मी, और यही हमारा लास्ट होगा, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। तो चलिए हम आगे आते हैं कंपनी आर्मी के बारे में। पहले हम देखते हैं कि मुग़ल आर्मी की क्या सूरत थी। मुग़ल आर्मी के ज़माने में कैवलरी यानी घुड़सवार की बहुत अहमियत थी। जी हाँ, घुड़सवार मतलब कि वो ट्रेंड सोल्जर्स जो कि घोड़े पर चढ़कर सवार होते थे, उसको सवार भी कहा जाता था। जी हाँ, तो उसको सवार कहा जाता था। और इन्फेंट्री भी होते थे, लेकिन इसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी। ये है फुट सोल्जर्स, यानी इन्फेंट्री मतलब फुट सोल्जर्स। कि हम लोग देखेंगे कि इसी मतलब एक्चुअली में आर्मी को उसको तीरंदाजी सिखाया जाता था और यूज़ ऑफ स्वॉर्ड सिखाया किया जा रहा था। जी हाँ, यूज़ ऑफ स्वॉर्ड और तीरंदाजी यानी आर्चरी भी सिखाया जा रहा था। और कैवेलरी डोमिनेट कर रहे थे मुगल स्टेट में, और उन लोगों ने कभी फील नहीं किया कि एक लार्ज प्रोफेशनल ट्रेंड आर्मी इन्फेंट्री के रखी जाए। जहाँ पर इन्फेंट्री की ज़रूरत होती थी, ये लोग करते क्या थे कि जो रूरल एरियाज़ में जो लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड पीजेंट्स थे,
और लोकल ज़मींदार से ये लोग सप्लाई लेते थे पैदल सोल्जर क्या। जी हाँ, तो यानी पैदल सोल्जर की भरपाई लोग कहाँ से करते थे मुगल आर्मी, ये लोकल ज़मींदार और लोकल पीजेंट से करते थे। आपको मालूम होना चाहिए कि एंग्लो मैसूर वार, जी हाँ, कि एंग्लो मैसूर वार और फिर एंग्लो मराठा वार हुए, कि इसमें कंपनी को जो कैवलरी की यहाँ आवश्यकता महसूस हुई थी। जी हाँ, यहाँ पर होगा कि आफ्टर द बैटल्स विथ द मराठास एंड मैसूर रूलर्स, द कंपनी रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्ट्रेंथनिंग द यूज ऑफ कैवलरी फोर्स। तो इसी तरह से 18वीं सेंचुरी में सक्सेसर स्टेट्स ने अपना एक नियम चेंज किया। नियम क्या चेंज किया, तो आते हैं देखते हैं दो सक्सेसर स्टेट्स के बारे में हम लोग। जी हाँ, एक हुआ बनारस, दूसरा हुआ अवध, और इन दोनों ने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शुरू कर दिया। जी हाँ, डायरेक्ट स्टार्टेड रिक्रूटिंग द पीजेंट्स इनटू देयर आर्मी। किसको, यानी पीजेंट्स को आर्मी में रिक्रूटमेंट करना शुरू कर दिया एज अ और ट्रेनिंग देम एज अ प्रोफेशनल सोल्जर्स। यहाँ तो प्रोफेशनल सोल्जर्स के रूप में, तो इसी नियम को अंग्रेज़ों ने भी, EIC ने भी अप्लाई करना शुरू किया। जी हाँ, EIC adopted the same method when it began recruitment for its own army, which came to be known as सेपॉय। इसको हम लोग सेपॉय आर्मी या सिपाही जिसको सोल्जर के मीनिंग में आता है। चलिए, तो यानी कि सिपाही की नियुक्ति ये लोग करने लगे अंग्रेज़, बनारस और अवध के देखा देखी। लेकिन देखिए 1820s में क्या होता है, 1820s में हम लोग देखते हैं कि जो कैवेलरी का रिक्रूटमेंट होता है वो डिक्लाइन कर जाता है। क्यों डिक्लाइन करता है, एक चीज़ इसमें देखने की बात होती है, ये होती है कि यूज़ ऑफ मस्केट्स एंड मैचलॉक शुरू होता है। जैसा कि बर्मा, अफ़गानिस्तान, इजिप्ट में जो अंग्रेज़ों ने लड़ाई की, वहाँ पर यूज़ ऑफ मस्केट्स और मैचलॉक्स हुआ। मस्केट्स क्या है, हैवी गन है, और मैचलॉक्स है एक तरह का गन हुआ जिसमें पाउडर को इग्नाइट किया जाता था, यानी पाउडर में उसमें आग लगा करके वो फायर किया जाता था। तो ये जब इसका यूज़ होने लगा तो कैवेलरी का ऑटोमेटिकली, कैवेलरी इससे यहाँ पर दक्ष नहीं होते, वो लोग कम्पीट नहीं कर सकते थे। इसलिए द सोल्जर्स ऑफ द कंपनी आर्मी हैड टू कीप द पेस विथ चेंजिंग द मिलिट्री रिक्वायरमेंट एंड द इन्फेंट्री रेजिमेंट्स नाउ बिकेम मोर इम्पोर्टेंट। यानी पैदल सवार जो फोर्स हुए उसके इम्पोर्टेंस बढ़ गए और इस तरह से कैवेलरी का डिक्लाइन हो गया। जी हाँ, तो ये हम देखते हैं कि 1820s में किस तरह से कैवेलरी का डिक्लाइन हो रहा है और क्यों डिक्लाइन हो रहा है, इन्फेंट्री की महत्ता क्यों बढ़ जाती है। जी हाँ, 19th सेंचुरी द ब्रिटिश बिगेन टू डेवलप अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर, यानी यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर डेवलप करना शुरू कर दिया, यानी कि अर्ली 19th सेंचुरी में। और सोल्जर्स वर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग, यानी कि सब इसको सोल्जर्स को यूरोपियन स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग देने लगे, ड्रिल करने लगा, डिसिप्लिन जो कि वहाँ पर रेगुलेट हो रहा था जिस तरह से यूरोप में, उसी तरह से, और उनके लाइफ में चेंजेस आ गए। और ये हमें आमतौर पर प्रॉब्लम क्रिएट होता था। क्यों, कि आप जानते हैं कि इंडिया में कास्ट और कम्युनिटी फीलिंग्स काफ़ी रहा है, शुरू से ही रहा है। और ये कास्ट, चूँकि जो यूरोपियन स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग होती थी वहाँ पर कास्ट और क्रीड को देखा नहीं जा रहा था, यानी कि प्रोफेशनल सोल्जर्स के इसमें वो सारी चीज़ों को इग्नोर किया जाता था। जी हाँ, इग्नोर किया जाता था कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग्स को। तो ये सब चीज़ें परेशानियों का सबब कभी कभी बीच बीच में पड़ी है। जी हाँ, तो फिर आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वॉज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी टू टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर, यानी कि अब वो इन्फेंट्री का हो गया, इन्फेंट्री की ट्रेनिंग, यानी सोल्जर्स की ट्रेनिंग भी यूरोपियन स्टाइल में हो गई। अब ये टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर में चेंज होता गया, और इसको और भी बल मिला, यानी ये और भी मजबूत तब हुआ जब न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हुआ 19th सेंचुरी में, और इसमें और मदद मिल गई। इस तरह से हम देखते हैं कि 1857 तक जो इंडिया के लगभग 63% टेरिटोरी को और 78% पॉपुलेशन को EIC ने, कंपनी ने अपने अंडर में कर लिया, और बाकी रेस्ट जो रहे, रेस्ट को कंपनी की पॉपुलेशन ऑफ उनके कंट्री को या एरिया, इस रिमेनिंग टेरिटरी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या क्या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस के तौर पर अपना वर्चस्व बरकरार रखा। जी हाँ, तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि कुल मिलाकर के होल ऑफ द इंडिया वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी।
चलिए तो आइए हम आपके साथ शेयर करते हैं कुछ MCQs। तो आइए, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मुगल आर्मी। जी हाँ, मुगल आर्मी के बारे में हमने पढ़ा भी है। द इन्फेंट्री डोमिनेटेड द आर्मी। The rural areas had a large number of armed peasants and local zamindars often supplied the Mughal with pedal soldiers. Both are correct, none of the above. आपको जैसा कि हमने देखा था कि मुगल में इन्फेंट्री डोमिनेटेड नहीं था, बल्कि कैवेलरी वॉज डोमिनेटिंग द मुगल आर्मी। जी हाँ, कैवेलरी होगा, इन्फेंट्री के बजाय कैवेलरी। तो आंसर वन इज इनकरेक्ट। सो आंसर टू इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, आंसर टू इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, द रूरल एरियाज मतलब होता ये था कि कैवेलरी तो डोमिनेट करता था, उन लोगों को इन्फेंट्री की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती थी। जब इन्फेंट्री की आवश्यकता पड़ती थी तो पैदल फोर्स के लिए वो लोकल पीजेंट्स यानी कि आर्म्ड पीजेंट्स या ज़मींदार से अपने सोल्जर्स लोग लेते थे। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल, विच ऑफ द their successor started direct recruitment of the peasants into army and trained them। जी हाँ, बनारस, अवध, बोथ, नाइदर अवध नोर बनारस। तो जैसा कि हमने आपको कहा था कि उनके दो सक्सेसर स्टेट्स थे, बनारस और अवध, उन लोगों ने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शुरू किया और ट्रेनिंग देम। तो इसी को EIC ने भी अपनाया था। तो सो आंसर इज हियर कि बोथ इज द आंसर। जी हाँ, बोथ इज द आंसर। जी, तो बोथ इज द आंसर। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और फिर इसका क्या होता है। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर EIC स्टार्टेड रिक्रूट कैवेलरी, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, बोथ, नन ऑफ द अबव। जी हाँ, हमने आपके साथ डिस्कशन किया था कि यानी कि मैसूर और मराठा के साथ जो वार्स हुए, उन वार्स के मद्देनज़र अंग्रेज़ों को कैवेलरी की आवश्यकता हुई और कैवेलरी का रिक्रूटमेंट हुआ था। सो तो आंसर इज बोथ होगा यहाँ पर। जी हाँ, बोथ आर द आंसर। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। जी हाँ, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आर्मी ऑफ EIC इन 1820s। द कैवेलरी रिक्रूटमेंट ऑफ कंपनीज आर्मी डिक्लाइंड। जी हाँ, ये हमने देखा था 1820s में। द ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग विथ इन बर्मा, अफगानिस्तान, इजिप्ट, वेयर सोल्जर्स वेर आर्म्ड विथ मस्केट्स एंड मैचलॉक्स। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। या फिर हम लोगों ने देखा था द सोल्जर्स ऑफ द कंपनीज आर्मी हैव टू कीप पेस विथ द चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स एंड इट्स इन्फेंट्री रेजिमेंट्स नाउ बिकेम मोर इम्पोर्टेंट। तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि असर्शन, ये असर्शन है कि इन 19th century soldiers were increasingly subjected to European style training, drill and discipline that regulated their life far more than before. Often this created problem. Caste and community feelings were ignored in building a force professional soldiers. तो पहला ऑप्शन है assertion is correct, reason is incorrect. Assertion is incorrect and reason is correct. दूसरा ऑप्शन हुआ both are correct but assertion is not the explanation of reason. चौथा है both are correct and assertion is the explanation of reason. यहाँ पर चूँकि हमने देखा था कि 19th century यानी कि soldiers were increasingly subjected to European style of training, drill and discipline that regulated their life far more before and often this created problems। ये बिल्कुल सही है। और कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग्स ये भी सही है। और चूँकि वहाँ पर कि ये हुआ था, क्या नाम है, कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग्स को इग्नोर किया गया है, जिसकी वजह से आमतौर पर परेशानी होती थी। इसलिए assertion and reason both are correct and assertion is the correct explanation of the reason। चलिए, तो दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब भी। और ये चैप्टर समाप्त हुआ और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।